हेलो स्टूडेंट्स, 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में आपका स्वागत है। तो अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से प्रथम आम चुनाव करवाए गए, चुनाव प्रणाली में क्या परिवर्तन आए और कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार से प्रथम आम चुनाव में कायम रहा और कुछ कारण जो कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए जिम्मेवार थे उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस किस तरीके से एक सामाजिक और विचारात्मक, सोशल और आइडियोलॉजिकल गठबंधन था। उसके फ्लेक्सिबल नेचर को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस के अलावा इस दौर में और कौन सी विपक्षी पार्टियां मुख्य भूमिका में थी। तो उन विपक्षी पार्टियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनका जन्म हुआ और उनकी क्या भूमिका रही। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कि कैसे इसका जन्म हुआ और इसने क्या कुछ किया। इस एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर के दौरान इस पार्टी ने क्या कुछ किया। तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये 1934 में ही कांग्रेस में ही बनाई गई थी कुछ युवा नेताओं के द्वारा। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि वो कांग्रेस को और ज़्यादा डायनामिक बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो कांग्रेस का कार्य क्षेत्र है, इसके जो कार्य करने का स्कोप है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो। ब्रॉड किस सेंस में हो कि वो जो किसान है, मजदूर हैं, उनके कल्याण के लिए और ज़्यादा कार्य करे। तो कुछ युवा नेताओं ने कांग्रेस में ही सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। किस नाम से? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम से। और आचार्य नरेंद्र देव को इसका संस्थापक माना जाता है। तो 1948 में, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1948 में कांग्रेस ने अपने पार्टी के संविधान में संशोधन किया था। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने क्या कहा कि दोहरी सदस्यता को वो अनुमति नहीं देंगे। जब हम ये डिस्कस कर रही थी कि कांग्रेस किस प्रकार से एक सामाजिक विचारात्मक गठबंधन है और किस प्रकार से इसने गुटों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई, इन टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया कि कांग्रेस में हर प्रकार की विचारधारा के लिए जगह थी। तो इसी प्रकार से जो समाजवादी विचारधारा के नेता थे उन्होंने कांग्रेस में अपने लिए जगह बनाए रखी। तो आज़ादी के पहले उनका ये सिस्टम चल रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद जब कांग्रेस ने कहा कि ये जो अलग अलग गुटों के लोग हैं इन्हें या तो कांग्रेस की सदस्यता अपनानी होगी या फिर अलग से ये अपनी पार्टियां बना ले, तो इसी कड़ी में सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गई। पहले जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी 1948 में, वो बन गई सिर्फ अलग से सोशलिस्ट पार्टी बन गई। तो यहाँ ये अलग सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में आती है। ये जो सोशलिस्ट पार्टी है ये कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी, उससे ये अलग थी। उससे किस प्रकार से अलग थी? क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाजवाद में, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास रखती थी। यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स पे, लोकतांत्रिक और समाजवाद, पर ध्यान देना जरूरी है। तो जो कांग्रेस पार्टी है उसे ये सोशलिस्ट पार्टी क्या कहती थी कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, अमीर वर्ग की, उच्च वर्ग की पार्टी है। तो हम इसका विकल्प, इसका अल्टरनेट किस प्रकार से है कि हम मजदूरों, किसानों और गरीबों की पार्टी है। इन्होंने अपने आप को क्या कहा कि ये किसानों, मजदूरों और गरीबों के समर्थक हैं। तो इस तरीके से हम कांग्रेस के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करते हैं। वहीं ये कम्युनिस्ट पार्टी से किस प्रकार से अलग थी? कम्युनिस्ट पार्टी का जैसे कि हमें पता है कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में विश्वास रखती है। तो ये क्या कहते हैं कि जो सरकार है या राज्य है उसकी सत्ता को ख़त्म करके सत्ता गरीबों, मजदूरों को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। तो ये अपने आप को क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो सोशलिस्ट पार्टी थी इन्होंने क्या कहा कि ये लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार बने उस सरकार को समाजवादी ढंग से, यानी कि जो गरीब है, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस रूप में ये कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी है इन दोनों पार्टियों से अलग थी। फिर 1955 में क्या हुआ? 1955 में कांग्रेस ने एक घोषणा की
कि हमारा लक्ष्य क्या है, समाजवादी समाज बनाना। तो जिस नीति को लेकर के सोशलिस्ट पार्टी चल रही थी उसी को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। पहले जैसे कि हम पढ़ चुके हैं गुटों के प्रति सहनशीलता वाले टॉपिक में कि कांग्रेस ने कभी भी अतिवादी या कट्टर रुख नहीं अपनाया, क्योंकि ये सभी गुटों को, सभी विचारधाराओं को अपने अंदर बनाए रखना चाहती थी, उनको अपने अंदर समायोजित किए रखना चाहती थी। तो यही पॉलिसी कांग्रेस ने आज़ादी के बाद भी अपनाई कि ये किसी एक कट्टर विचारधारा को लेकर नहीं चले। 1955 में इन्होंने कह दिया कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे, यानी कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसे हम ऊपर उठाने का कार्य करेंगे, उनके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तो अब इस सोशलिस्ट पार्टी के लिए क्या समस्या पैदा हो गई कि अब ये स्वयं को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर कैसे प्रस्तुत करती। तो इसके जो नेता थे फिर दो धड़ों में बंट गए। राम मनोहर लोहिया जैसे जो नेता थे उन्होंने अभी भी कांग्रेस से दूरी बनाए रखी और कांग्रेस की आलोचना जारी रखी, और जबकि जो अशोक मेहता जैसे नेता थे उन्होंने कांग्रेस से अपनी नज़दीकियां बढ़ा ली। तो इस पार्टी को चुनावों में कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, पहले आम चुनावों में भी इसे ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। और 1955 के बाद क्योंकि कांग्रेस ने जो इसका मैनिफेस्टो था, इस पार्टी के जो गठन का आधार था उसी को अपना लक्ष्य बना लिया, तो इसलिए इसे बाद में भी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। समय समय पर इस पार्टी में काफ़ी फूट देखने को मिली, तो इससे कई अलग अलग पार्टियां भी बनी, जैसे कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इस प्रकार से ये काफ़ी सारी अलग अलग पार्टियां बनी। और आधुनिक समय में भी हमें काफ़ी सारी जो पार्टियां हैं, जैसे कि आज हम देखते हैं समाजवादी पार्टी जिसे सपा के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय जनता दल या राजद भी कहते हैं जिसे, इन पार्टियों पर सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव दिखाई देता है हमें। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, जनता दल सेक्युलर। तो इन पार्टियों के गठन का मुख्य आधार क्या है, समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा। और इस पार्टी के जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, एसएम जोशी जैसे प्रमुख नेता थे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, भारत में इसकी क्या पोजीशन थी। तो भारत में इसका गठन कैसे हुआ, 1917 में रूस में अक्टूबर क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति हुई थी। जो 1917 की रशियन रेवोल्यूशन है, रूसी क्रांति है, उसे इन दो नामों से भी जाना जाता है, अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से। तो इस क्रांति का जो घटनाक्रम था उसका प्रभाव भारत के जो युवा थे उन पर भी पड़ा। उन्होंने इससे क्या समझ पकड़ी कि हम भी क्रांतिकारी साधनों से यहाँ से अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सकते हैं और हमारे देश की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उन समस्याओं का हम समाधान क्रांतिकारी साधनों के द्वारा अपनी सरकार बना करके कर सकते हैं। तो जब इन युवाओं का क्रांतिकारी साधनों में विश्वास बढ़ गया तो ये युवा 1924 में कानपुर में इकट्ठे हुए और इन्होंने जो रूस था उसी की तर्ज पर भारत में फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो भारत की आज़ादी के लिए, क्योंकि ये पार्टी क्या कहती थी कि क्रांतिकारी साधनों की समर्थक थी, जो उग्रवादी तरीके के क्रांतिकारी तरीके थे ये उनका समर्थन करती थी, कि जो लड़ाई है इस तरीके के साधनों का ये समर्थन करती थी। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या कहा कि इस दल को हम अवैध घोषित करते हैं, इसकी गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तब फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या रास्ता अपनाया
इन्होंने कांग्रेस के अंदर रहकर ही अपनी गतिविधियां करनी शुरू कर दी। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कांग्रेस की नेचर है वो कैसी थी, फ्लेक्सिबल थी, लचीली थी, वो हर एक पार्टी को अपने अंदर शामिल कर लेती थी। कांग्रेस का स्वभाव सर्वसमावेशी स्वभाव था, ऑल इंक्लूसिव नेचर था। तो उन्होंने इन्हें भी अपनी पार्टी में जगह दे दी। तो इन्होंने किस रूप में कांग्रेस में काम किया, ये कांग्रेस के वामपंथ या लेफ्ट विंग के रूप में कांग्रेस में काम करने लगे। लेफ्ट विंग किसे कहा जाता है, जो सपोर्ट करता है सोशल इक्वालिटी को। यानी कि जो सामाजिक समानता का समर्थक हो। हम पॉलिटिकल साइंस में ये टर्म सुनते हैं, वामपंथ, लेफ्ट विंग, राइट विंग, दक्षिण पंथ, ठीक है। तो वामपंथ क्या है, जो सपोर्ट करता है सोशल इक्वालिटी को और जो क्रांतिकारी साधनों में विश्वास रखता है। जबकि जो दक्षिण पंथ या राइट विंग है वो किस में विश्वास करता है, कानूनी साधनों में विश्वास करता है, सत्ता में, सरकार में, इस तरीके के साधनों में विश्वास करता है। जबकि जो वामपंथी है वो सरकार में और इस तरीके के साधनों में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वो सत्ता अपने हाथ में रखने में विश्वास रखते हैं। कि जो मजदूर हैं, जैसे कि सोवियत संघ में हुआ था, वहाँ पे मजदूरों ने अपनी सरकार बनाई थी, तो ये इस तरीके के साधनों में विश्वास करते हैं। तो ये कांग्रेस की ही लेफ्ट विंग के रूप में काम करने लगे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक घटनाक्रम में परिवर्तन आया, जब सोवियत संघ ने जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन का साथ देना शुरू कर दिया। तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी क्या किया, भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन करना शुरू कर दिया कि हाँ ये सही है। और उसी समय पे भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस पार्टी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, फिर इस पर से जो अवैधता का ठप्पा लगाया हुआ था उसे हटा दिया और इस दल की गतिविधियों को मान्य करार दे दिया। इस पर से ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध समाप्त कर दिया, इस पर से बैन हटा दिया गया। और क्या किया इस पार्टी ने, 1946 में जो मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि हमें धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र चाहिए, तो इस पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मुस्लिम लीग की उस मांग का समर्थन किया। तो इस तरीके की नीतियों के कारण, जैसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रही है, ब्रिटेन के शासन का समर्थन कर रही है, फिर कह रही है कि जो मुस्लिम लीग मांग कर रही है अलग पाकिस्तान की वो भी ठीक है। इन कारणों से फिर 1946 में जो संविधान सभा चुनाव करवाए गए उनमें इस पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो अब हम देखेंगे आज़ादी के बाद इस पार्टी की क्या गतिविधियां रही। तो आज़ादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने किस प्रकार से भारत में कार्य किया। आज़ादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कहा कि ये जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है ये ब्रिटिश सरकार से पूंजीपतियों के हाथों में हुआ है। हमें जो आज़ादी मिली है ये वास्तविक आज़ादी नहीं है, ये मात्र छलावा है, एक धोखा है। तो इन्होंने कहा कि हम वास्तविक आज़ादी प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे और इसके लिए फिर से इन्होंने कहा कि हम क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग करेंगे। तो इन्होंने 1948 में फिर क्या किया, तेलंगाना में हिंसक आंदोलन आरंभ किया। लेकिन इस हिंसक आंदोलन को जनता का समर्थन नहीं मिला और सरकार द्वारा भी इसे सख्ती से दबा दिया गया। तो इन कारणों से फिर इस पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को एक बार फिर से अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ा कि इन्हें क्या करना चाहिए। फिर इन्होंने घोषणा की कि ये शांतिपूर्ण ढंग से और संवैधानिक साधनों से ही अपने आगे की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम शांतिपूर्ण साधनों से और संवैधानिक साधनों के प्रयोग से ही
अपना कार्य करेंगे, इनका जो मैनिफेस्टो है उसको ये पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो फिर इस पार्टी ने फिर प्रथम आम चुनाव में भाग लिया और पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद ये दूसरा बड़ा दल उभर कर सामने आया। इसे 16 सीटें प्रथम आम चुनाव में मिली और दूसरे और तीसरे आम चुनाव में भी इसका जो सीटों का आंकड़ा है वो कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर ही रहा। दूसरे आम चुनाव में इसे 27 और तीसरे आम चुनाव में 29 सीटें मिली। और केरल विधानसभा चुनाव में भी इस पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा जो सीटें हैं वो हासिल की, जैसे कि 126 में से 60 सीटें इस पार्टी ने जीती। और फिर इस पार्टी ने 5 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से केरल में अपनी सरकार बना ली और ये पहली लोकतांत्रिक ढंग से बनी हुई सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की किसी भी देश में, यानी कि इन्होंने चुनाव लड़ करके कहीं पर अपनी सरकार बनाई थी। अब तक ये क्रांतियों के बल पर जो है सत्ता का उलटफेर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये चुनाव लड़के अपनी सरकार बनाते हैं 1957 में। और 1959 में कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग के द्वारा इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। और 1964 में एक और घटनाक्रम घटता है। यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ है और चीन, इनके बीच में विवाद पैदा हो गया। तो इनके इस विवाद का असर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर भी पड़ा। जो कुछ नेता थे वो चीन के समर्थन में बोल रहे थे और कुछ सोवियत संघ के समर्थन में बोल रहे थे। तो जो चीन के समर्थन में थे उनकी पार्टी बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और जो यूएसएसआर के समर्थन में थे उनकी पार्टी यही रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और 2019 के आम चुनाव में इन दोनों पार्टियों की जो सीटें वो काफ़ी कम रही है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसे 2 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को केवल 3 सीटें मिली है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्र पार्टी के बारे में कि भारत में किस प्रकार से जो स्वतंत्र पार्टी है उसने कार्य किया है। तो अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र पार्टी के बारे में। स्वतंत्र पार्टी 1959 में 1959 में गठित की गई थी एक घटनाक्रम के बाद। जो कांग्रेस पार्टी थी इसके वार्षिक अधिवेशन होते थे, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 1959 के वार्षिक अधिवेशन में जो कि नागपुर में हुआ था, उन्होंने क्या घोषणा की कि वो कुछ कदम उठाने वाले हैं, जैसे कि भूमि हदबंदी, यानी कि भूमि की सीमा निर्धारित कर देंगे, एक लिमिट तय कर देंगे कि एक व्यक्ति इतने एकड़ ही भूमि रख सकता है, ताकि जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा भूमि है उनसे लेकर के जो भूमिहीन है उन्हें दी जा सके। फिर खाद्यान्न व्यापार कि भारत खाद्यान्नों का आयात निर्यात करेगा। सामूहिक कृषि यानी कि जो सहकारी खेती है, कई लोग मिलकर के खेती करें। इन प्रस्तावों पर कांग्रेस पार्टी में सहमति बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ ऐसे नेता थे जो कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे। तो जो लोग सहमत नहीं थे उन्होंने अगस्त 1959 में 59 में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। ये नेता कौन कौन थे? सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी। तो इन 4 नेताओं के द्वारा स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया। अब हम देखेंगे कि इस पार्टी की पॉलिसीज किस तरीके से कांग्रेस से अलग थी, इनके क्या सिद्धांत थे। तो ये राज्य हस्तक्षेप के खिलाफ थे, यानी कि सरकार को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए। ऐसा क्यों कहते थे ये? क्योंकि इनका मानना था कि देश का जो आर्थिक विकास है वो उद्योगपतियों को स्वतंत्रता देने से ही संभव होगा। जैसे कि हमें पता है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारी सरकार ने ज़्यादा केंद्रीयकरण की नीति अपनाई थी। जो ज़्यादातर उद्योग थे वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही खोले गए थे और निजी क्षेत्र के उद्योगों को कम ही प्रोत्साहित किया गया था। तो इस पार्टी का क्या कहना था कि अगर हमें अपने देश का आर्थिक विकास करना है तो हमें निजी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं उनमें राज्य का हस्तक्षेप कम से कम करना होगा। दूसरा, इन्होंने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जो प्लान्ड इकोनॉमी थी हमारे देश में, जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा रही थी योजना आयोग के द्वारा,
इसने उसका विरोध किया, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का विरोध किया और केंद्रीय नियोजन का भी विरोध किया कि केंद्र स्तर पर योजनाएं बनाई जाती है, फिर राज्यों से जिलों में और जिलों से फिर स्थानीय स्तर पर उनको लागू किया जाता है। तो इसने इस तरीके के केंद्रीयकृत नियोजन का विरोध किया। इनका मानना था कि जो प्लानिंग है वो लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए। सार्वजनिक उद्योगों का भी इन्होंने विरोध किया। उस समय पे हमारे देश में सरकार की तरफ से ही जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो लगाए जा रहे थे और निजी उद्योगों को जैसे लाइसेंसिंग के द्वारा, परमिट सिस्टम के द्वारा सरकार की तरफ से हतोत्साहित ही किया जा रहा था, यानी कि उनको डीमोरलाइज किया जा रहा था। तो इस पार्टी का क्या कहना था कि इस तरीके का ये जो सारा सिस्टम है, लाइसेंसिंग है, परमिट सिस्टम है, इनको ख़त्म करके जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने के लिए आगे आए। फिर गुटनिरपेक्षता की नीति का भी स्वतंत्र पार्टी विरोध करती थी। हम राजनीति विज्ञान की जो दूसरी पुस्तक है उसमें पढ़ेंगे द्विध्रुवीयता का दौर में कि किस प्रकार से विश्व में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो गुट बने हुए थे, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट। तो ये पार्टी क्या कहती थी कि कांग्रेस ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है कि हम विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, तो इस नीति का ये विरोध करती थी। और भारत का हालांकि झुकाव सोवियत संघ की तरफ ही था। भारत ने कह रखा था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, लेकिन एक जो झुकाव था वो सोवियत संघ की तरफ था हमारा। तो इस पार्टी ने क्या कहा कि हमें गुट निरपेक्षता को भी नहीं अपनाना है और सोवियत संघ की बजाय हमें अमेरिकी गुट का समर्थन करना चाहिए। तो ये इस पार्टी की नीति थी। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो भूतपूर्व राजा महाराजा है, जो लैंडलॉर्ड्स थे, भूमिपति थे, उनके हितों की इसने रक्षा की बात की, क्योंकि जो पुराने राजा महाराजा थे उनकी रियासतों को सरकार ने अपने देश में, हमारे भारत देश में मिला लिया था और जो उनकी संपत्तियां थी उनकी भी नीलामी की जा रही थी और जो भूमि सुधार है उनका भी ये विरोध कर रही थी, क्योंकि ये जो बड़े भूमिपति थे जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी उनसे भूमि छीन करके भूमिहीनों को दी जा रही थी। तो ये इस तरीके की चीज़ों का विरोध कर रही थी। और इस पार्टी का सामाजिक आधार काफ़ी संकुचित था, क्योंकि ये आम लोगों के संबंध में कम ही मुद्दे उठा रही थी। ये ज़्यादातर जो बड़े पूंजीपति हैं, निजी उद्योगपति या फिर जो राजा महाराजा थे, उन्हीं के समर्थन के ये मुद्दे उठा रही थी। तो इस वजह से इसका सामाजिक आधार संकुचित था, क्योंकि भारत उस समय पर क्या था, जो निम्न और मध्यम वर्ग की संख्या भारत में ज़्यादा थी, लेकिन ये उच्च वर्ग का समर्थन कर रहे थे। तो इसमें इसका सामाजिक आधार संकुचित था। समर्पित कैडर की कमी, यानी कि एक टीम की कमी थी जो इसके लिए कार्य कर सके। तो इन कारणों से ये पार्टी कोई ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और धीरे धीरे जो राजनीतिक मंच से ये पार्टी गायब हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे भारतीय जनसंघ के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे भारतीय जनसंघ के बारे में। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। लेकिन इस पार्टी की जड़ें हम 1907 में बनी हिंदू महासभा और 1925 में बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो विचारधारा है वो इन दोनों हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती है। तो इन तीनों संगठनों का क्या उद्देश्य था? भारत में हिंदुओं के हितों की रक्षा करना। जैसा कि हमें पता है भारत का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था और पाकिस्तान में जैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे या फिर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, तो इसने ये जो भारतीय जनसंघ है इसने शुरुआत कहाँ से की कि भारत में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ पर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे थे, उनके विरोध में भारतीय जनसंघ अस्तित्व में आया। इसके जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भारत के जो पहले मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन इन्होंने जैसे पाकिस्तान में और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे उसके विरोध में इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की, हिंदुओं के समर्थन के लिए, हिंदुओं की सहायता के लिए। और इस पार्टी के मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका मुख्य सिद्धांत है कि
भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर भारत एक ताकतवर राष्ट्र बन सकता है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। ये क्या कह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को अपनाए रखें, उसी के आधार पर भारत एक ताकतवर देश बन सकता है, जैसा कि प्राचीन समय में था। दूसरा, ये एक राष्ट्र, एक देश, एक संस्कृति के विचार के समर्थक हैं, यानी कि ये जो भारत का विभाजन किया गया था उस विचार के विरोधी हैं कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहिए। अखंड भारत के समर्थक हैं। भारत विभाजन को इन्होंने एक बहुत बड़ी भूल करार दिया कि वो धर्म के आधार पर जो विभाजन किया गया था वो नहीं होना चाहिए था। अनुच्छेद 370 का विरोध, हालांकि अब ये हमारे संविधान से डिलीट किया जा चुका है, लेकिन इस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें क्या था, ये अनुच्छेद 370 का विरोध करते थे, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। फिर हिंदी को राजभाषा बनाने का इन्होंने समर्थन किया कि हिंदी को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और हिंदी को ही भारत की राजभाषा बनाया जाए। धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो विशेष सुविधाएं दी गई है, जैसे कि भारत में हिंदुओं को छोड़ करके बाकी जिन भी धर्मों के लोग हैं, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सभी अल्पसंख्यकों में आते हैं। तो भारत में ये प्रावधान किया गया है कि इन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें भी इन्हें विशेष अधिकार दिया गया है। लेकिन जो भारतीय जनसंघ है, इसकी क्या विचारधारा थी कि जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, धर्म के आधार पर इन्हें जो विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं ये नहीं दी जानी चाहिए, इनसे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। फिर भारत को ये परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के समर्थक है। जैसे 1964 में जब चाइना ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, तब इन्होंने कहा था कि भारत को भी परमाणु शक्ति संपन्न बनना चाहिए। तो ये है इस दल की मुख्य नीतियां और कार्यक्रम। अब हम देखते हैं कि चुनावों में इनकी किस प्रकार की परफॉर्मेंस रही। पहले आम चुनाव जो कि 1952 में हुए थे, इस पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली, क्योंकि 1951 में ही इसका गठन हुआ था, तो ये एकदम नई पार्टी थी। 1957 में 4 और 1962 में इसे 14 सीटें हासिल हुई। ये हमने जो एक दल के प्रभुत्व का दौर है उन इलेक्शंस को डिस्कस किया है। 1977 में जो भारतीय जनसंघ है वो जनता पार्टी में शामिल हो गई। जनता पार्टी जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट काफ़ी सारे जो विरोधी दल थे एकजुट होकर के खड़े हुए थे, उन्होंने ये बनाया था। तो 1980 के चुनावों में ये जो जनता पार्टी है वो हार गई। तो भारतीय जनसंघ ने फिर 6 अप्रैल 1980 को अपने आप को किस रूप में गठित किया? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के रूप में गठित किया। फिर 1988 में इसने अपने आप को एनडीए, एक बड़े संगठन का रूप दिया। एनडीए क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो हमारे देश में अब भी इस एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है, जो कि एनडीए का नेतृत्व कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, और बाकी इसमें छोटी छोटी पार्टियां शामिल है। तो 2014 में एनडीए सरकार में आई और इसे उस समय 282 सीटें मिली थी, और अब 2019 में इनके गठबंधन को 303 सीटें मिली है। और वर्तमान में भी हम देख सकते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस रही 2014 और 19 के चुनावों में। और जो एनडीए गठबंधन है इसको स्पष्ट बहुमत मिला है इन चुनावों में। ये बीजेपी की सीटें रही, और इसके साथ ही जो इनके सहायक दल हैं उनकी सीटें अगर मिलाकर देखें तो इसे भारी बहुमत मिला हुआ है इन चुनावों में। और जो भारत के ज़्यादातर राज्यों में भी अब जो बीजेपी और इसकी समर्थक पार्टियों की सरकारें हैं। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।